अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 63 शोले ही शोले का दूसरा हिस्सा। शाम हो गई। इस अरसे में किसी ने भी माइकल की कोठरी को न खोला। मारिया को अंदर जाने का मौका न मिल सका। मारिया दूसरी मंजिल की सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। यहाँ भी कोठरियों में कैदी बंद थे। उसे बाहर सैन में फौजी बूटों और इंसानों के आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां लेने की आवाज़ सुनाई दी। मारिया जल्दी से सैन वाले दरवाजे में आ गई। क्या देखती है कि 5 जर्मन सिपाही राइफलें उठाए 4 कैदियों को घसीटे लिए जा रहे हैं। कैदी सिसकियां भर रहे हैं और रो रो कर जान बख्शी की इल्तिजाएं कर रहे हैं, लेकिन जर्मन फौजी उन्हें ठुड्डे मार मार कर आगे लिए जा रहे हैं। आखिर उन्होंने चारों कैदियों को दीवार के साथ ले जाकर बांध दिया और खुद पीछे हटकर खड़े हो गए। मारिया समझ गई कि इन कैदियों को गोलियों से उड़ाया जाने वाला है। मारिया परेशान हो गई कि इन बेचारों को इस बेरहम मौत के मुंह से कैसे बचाया जाए। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इतने में एक जर्मन कप्तान आ गया। उसके आते ही फौजी अटेंशन होकर खड़े हो गए। कप्तान के चेहरे पर रौनक थी। उसने नफरत से कैदियों को देखा और कहा, निशाना बांधो। 5 जर्मन फौजियों ने कैदियों के सीने का निशाना बांध लिया। उनकी मौत का हुक्म दिया ही जाने वाला था। एकदम से मारिया के दिल में ख्याल आया। उसने एक जर्मन सिपाही को धक्का देकर उसकी राइफल छीन ली और जमीन पर लेटते ही फायरिंग शुरू कर दी। सबसे पहले उसने कप्तान को ढेर कर दिया, फिर बारी बारी गोलियां चलाकर 5 जर्मनों को खत्म कर दिया। कैदी हैरानों परेशान होकर ये सब कुछ देख रहे थे। मारिया लपक कर उन कैदियों के पास गई, उनको जल्दी जल्दी खोला और कहा, दीवार फांद कर भाग जाओ। कैदी कुछ भी ना समझ रहे थे कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने दीवार फांदी और दूसरी तरफ खाई में जा गिरे। वहां से उठे और भाग खड़े हुए। गोलियों की आवाज़ सुनकर सारे जर्मन होशियार हो गए थे। वो बंदूकें लेकर भागे। देखा कि सैन में उनके अफसर और साथी सिपाहियों की लाशें पड़ी हैं। सैन की दीवार पर चढ़कर देखा कि कैदी भागे जा रहे हैं। वो गोलियां चलाने ही वाले थे कि मारिया ने उन्हें भी दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। कैदी रूपोश हो गए। मारिया ऊपर वाली मंजिल पर आ गई। यहाँ गश्त करने वाले सिपाही भी नीचे जा चुका था। मारिया ने खिड़की के साथ मुंह लगाकर देखा। माइकल हैरान खड़ा था। मारिया ने कहा, माइकल। मारिया बहन, ये गोलियां कहाँ चल रही थी? मारिया ने कहा, जालिम जर्मन कुछ बेगुनाह कैदियों को गोली से उड़ाने वाले थे। मैंने उन्हें बचा लिया। वो फरार हो गए हैं। लेकिन ये गोलियों की आवाज़ें कैसी थी? मैंने फायरिंग स्क्वाड को ख़त्म कर दिया। माइकल ताज्जुब से जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर तकने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, मारिया बहन, तुमने वो काम किया है जो इस वक्त बड़े से बड़ा गोरीला भी नहीं कर सकता। ये लोग गरीब किसान थे जिन्हें जर्मन पकड़ कर ले आए थे और आप जासूसी के इल्ज़ाम में इन्हें मौत की सज़ा देने वाले थे। शायद कल तक मुझे भी ये लोग गोली से उड़ा देंगे। मारिया ने हंसकर कहा, ऐसा ये लोग कभी ना कर सकेंगे, तुम फिक्र ना करो। मैंने तुम्हारी खूबसूरत बीवी से वादा किया है कि मैं उसका खाविंद सही सालिम उसे वापस करूंगी। माइकल आह भरकर बोला, उम्मीद तो नहीं कि इस संगदिल किले से जान बचाकर निकल सकूं, लेकिन खुदा की रहमत से मायूस नहीं हूं। घबराओ नहीं, खुदा की रहमत तुम्हारे साथ है। इतने में पहरेदार फिर आ गया। इस बार वो तेज तेज भागा आ रहा था। उसने आते ही दरवाजे पर एक और ताला लगा दिया और बाहर राइफल कंधे पर रखकर अटेंशन खड़ा हो गया। छत पर छोटा सा बल्ब रोशन था। उसकी कमज़ोर सी रोशनी में मारिया ज़रा परे दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई और सोच रही थी कि क्या तरीका इख्तियार करे कि माइकल को मौत की कोठरी से निकाला जाए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अंदर से माइकल ने खिड़की के पास मुंह लाकर पहरेदार से कहा, मुझे प्यास लगी है। पहरेदार ने नफरत से मुंह बनाकर कड़क कर कहा, पानी पीकर क्या करोगे? अभी पिछले पैर तुम्हें गोली से उड़ा दिया जाएगा। माइकल की रूह कांप गई। मारिया का दिल भी जोर से धड़का। उसका अंदेशा दुरुस्त निकला। ये लोग माइकल को फांसी देने वाले थे। उसने जल्दी जल्दी सोचना शुरू कर दिया। आधी रात गुजर रही थी। कोई 2-3 घंटे बाद माइकल को गोली से उड़ा दिया जाने वाला था। मारिया टहलने लगी। उसके कदमों की आवाज़ सुनकर पहरेदार चौंका। जिधर से आवाज़ आ रही थी उसने उधर राइफल तान दी। हाल्ट! मारिया रुक गई। पहरेदार ने करीब आकर देखा। मारिया परे हो गई। वहाँ कोई भी नहीं था। मारिया चुपचाप खड़ी रही, मगर ये वक्त चुपचाप खड़े रहने का नहीं था, कुछ करने का था। कोठली की चाबियां पहरेदार की पेटी के साथ लटक रही थी। बड़ा सुनहरी मौका था। इससे ज़्यादा अच्छा मौका शायद उसे फिर न मिल सके। मारिया ने हमला करने का फैसला कर लिया। वो पीछे हटते हटते पहरेदार के पीछे आ गई। उसने अकब में आते ही पहरेदार की गर्दन पर जोर से मुक्का रसीद कर दिया। पहरेदार गिरते गिरते बचा। वो गुस्से से पीछे मुड़ा। पीछे कोई भी नहीं था। मारिया ने सोचा कि इसे ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहिए। अगर इसने गोली चला दी तो सारे सिपाही यहाँ आ जाएंगे और फिर शायद वो माइकल को मौत के बेरहम पंजे से ना बचा सके। उसने पीछे आकर पूरी ताकत से पहरेदार की पीठ पर लात मारी। वो मुंह के बल गिरा और राइफल दूर जा पड़ी। मारिया ने राइफल उठाई और पहरेदार के सर पर उसका दस्ता मारा। पहरेदार बेहोश होकर गिर पड़ा। मारिया ने उसकी पेटी से चाबी निकालकर ताला खोल दिया और माइकल के पास चली गई। माइकल भी खिड़की के साथ लगा यह सारा खेल देख रहा था, अगरचे उसे मारने वाला नजर नहीं आ रहा था। मारिया ने कहा, माइकल जल्दी करो, इस जर्मन सिपाही को अंदर खींचकर इसकी वर्दी खुद पहन लो और इसे अपने कपड़े पहना दो। जल्दी करो, वक्त गुजरता जा रहा है।
माइकल ने जर्मन सिपाही के बेहोश जिस्म को कोठरी में खींच लिया। जल्दी जल्दी उसके कपड़े उतार कर खुद पहने और उसे अपने कपड़े पहना दिए। इसे अपने बेंच पर इसी तरह लिटा दो जिस तरह तुम लेटे हुए थे। माइकल ने बेहोश सिपाही को बेंच पर लिटाकर उसका एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया। मारिया ने माइकल को देखा। ये राइफल भी उठा लो और बिल्कुल जर्मन सिपाही बनकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे आगे आगे जा रही हूँ। माइकल बिल्कुल जर्मन सिपाही लग रहा था। उसने सर पर लोहे का हैट पहन रखा था। उसकी शक्ल आधी छुप गई थी। वो सीढ़ियाँ उतरकर निचली मंजिल पर आ गया। यहाँ लोहे का दरवाज़ा बंद था और एक सिपाही पहरा दे रहा था। उसने एक जर्मन सिपाही को करीब आते देखा तो जर्मन जुबान में पूछा, क्या तुम बाहर जाओगे? माइकल को जर्मन जुबान बिल्कुल नहीं आती थी। उसने यूं ही सारी ला दिया। जर्मन पहरेदार ने दरवाज़ा खोल दिया। माइकल गुजर कर आगे चला गया। मारिया आगे आगे जा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर लोहे का दरवाज़ा आ गया, मगर यह दरवाज़ा खुला था। एक सिपाही यहाँ भी पहरा दे रहा था, मगर जब उसने अपने जैसे एक जर्मन सिपाही को आते देखा तो कोई एतनाज़ न किया और चुपके से अपनी जगह पर खड़ा रहा। जब माइकल करीब से गुजरा तो उसने हाथ उठाकर हेल हिटलर कहा। माइकल ने भी हाथ उठाकर कहा, हेल हिटलर। अब आगे मैदान साफ था। मारिया ने करीब आकर कहा, आगे सिर्फ सैन का बड़ा दरवाज़ा है, वहाँ पहरा लगा है। तुम चुपके से निकल जाना, किसी से बात न करना। ठीक है। माइकल जर्मन फौजी की वर्दी में किले की डेवड़ी में आ गया। यहाँ 2-4 जर्मन सिपाही बैठे ऊँघ रहे थे। उन्होंने एक जर्मन सिपाही को बाहर जाते देखा तो कुछ न कहा। उन्होंने सोचा कि शायद बाहर किसी काम से जा रहा है। माइकल और मारिया बाहर आ गए। सामने एक छप्पर के नीचे 6-7 ट्रक और वैगनें खड़ी थी। मारिया ने कहा, यहाँ से एक वैगन ले लेंगे और फरार हो जाएंगे। तुम गाड़ी चला लेती हो ना? हाँ, तो फिर आगे चलो। माइकल छप्पर के नीचे आकर एक वैगन खोलकर अंदर बैठ गया। मारिया भी उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई। वो गाड़ी स्टार्ट करने वाला था। एक जर्मन फौजी ने जो वहाँ पहरा दे रहा था पिस्तौल की नाली उसके माथे पर रखकर कहा, अपना पास दिखाओ। पहले तो माइकल हंसा, जैसे ये जाहिर कर रहा हो कि भाई मैं भी तुम्हारी तरह एक जर्मन सिपाही हूँ। लेकिन चूंकि वो जर्मन जुबान नहीं जानता था इसलिए मुंह से कुछ न बोला। पहरेदार को और ज़्यादा शक हो गया। उसने कड़कर कहा, पासबुक दिखाओ नहीं तो गोली चला दूंगा। अब माइकल परेशान हो गया। वो मारिया की मदद का इंतजार करने लगा। मारिया ये सारा तमाशा बेताबी से देख रही थी। उसने कहा, पासबुक मेरे पास है। जर्मन पहरेदार ने चौंक कर वैगन के अंदर देखा। ये कौन औरत है? माइकल ने सारी ला दिया, जैसे कहा रहा हो कि अंदर तो कोई औरत नहीं है। जर्मन ने अंदर साल डालकर देखा, अंदर कोई भी नहीं था। ये आवाज़ किस औरत की थी कि पासबुक किधर है? तुम फ्रांसीसी जासूस हो, बाहर निकल आओ नहीं तो गोली चला दूंगा। मारिया ने कहा, ये देखो पासबुक, ज़रा पीछे आकर देखो। जर्मन हड़बड़ा कर पीछे हटा। मारिया ने एक लात मारकर उसे गिराया और पिस्तौल छीनकर उसकी कनपट्टी पर रखकर कहा, मैं इस किले का भूत हूँ। अगर तुमने शोर मचाया ज़रा भी तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। भाग जाओ। अपनी जान अजीज चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। असल में मारिया पिस्तौल चलाकर नहीं चाहती थी कि जर्मन सिपाही खबरदार हो जाए और माइकल का पीछा करना शुरू कर दें। जर्मन तुम्हारे खौफ के थर थर कांपने लगा क्योंकि उसे कोई औरत दिखाई नहीं दे रही थी, मगर पिस्तौल की नाली किसी हाथ ने उसकी कनपट्टी से लगा रखी थी। मारिया ने उसके माथे पर नाली का दबाव डाला और कहा, खबरदार अगर तुमने आवाज़ निकाली। इसके साथ ही वो माइकल के पास आकर बैठ गई और बोली, जल्दी से यहाँ से भाग चलो। माइकल ने वैगन स्टार्ट कर दी और रात के अंधेरे में शहर को जाने वाली कच्ची सड़क पर हो गया। शहर में दाखिल होने से पहले मारिया ने माइकल से कहा कि वह वैगन को उसी जगह छोड़ दे। माइकल जर्मन फौजी की वर्दी में था। मारिया को मालूम था कि थोड़ी देर बाद जर्मन सिपाही माइकल की तलाश में शहर में छापे मार रहे होंगे। माइकल को अभी पेरिस उसकी खूबसूरत बीवी के पास पहुंचना था। माइकल ने अगरचे मारिया से कहा कि वो अकेला ही पेरिस चला जाएगा, मगर मारिया को मालूम था कि पेरिस तक पहुंचने में माइकल को हज़ार हा खतरों में से गुजरना पड़ेगा। माइकल, मैं तुम्हारे साथ होंगी तो तुम्हें बड़ी आसानी रहेगी। मैं मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद कर सकूंगी, इसलिए मेरा तुम्हारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। शहर में वो आकर एक टैक्सी में बैठे और उसे शहर के दूसरे किनारे पर जाने को कहा। उस जगह एक पुरानी खानका बनी हुई थी। माइकल एक बार यहाँ आया था। अब ये खानका जंग की वजह से वीरान हो चुकी थी। अभी उन्होंने वीरान खानका में कदम ही रखा था कि हवाई हमले का सायरन चीख उठा। फिर इत्तेहादियों के जहाज़ आए और उन्होंने शहर के कारखानों पर बमबारी शुरू कर दी। बम के धमाकों की धमक खानका तक आ रही थी और दीवारें हिल रही थी। मारिया ने कहा, खानका से बाहर आ जाओ, कहीं इसकी दीवारें न गिर पड़े। माइकल मारिया को लेकर खानका से बाहर आकर झाड़ियों की ओट में हो गया। थोड़ी देर बाद जहाज़ बमबारी करके वापस चले गए। मारिया ने माइकल से कहा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें जर्मन फौजी की वर्दी तब्दील कर देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी जगह कोई अफसर तुमसे तुम्हारा शनाख्ती कार्ड पूछ बैठे। माइकल ने कहा, लेकिन दूसरी सूरत में भी गिरफ्तार होने का खतरा है। ठीक है, लेकिन अगर तुम मजदूर या किसान का लिबास बदल लोगे तो तुम पर कम ही शक किया जाएगा, और फिर तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। माइकल ने कहा, मेरा ख्याल है अगर मैं पादरी का लिबास पहन लूँ तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। लेकिन पादरी का लिबास मिलेगा कहाँ से? मारिया बोली, उसका मैं इंतज़ाम करूँगी। मैं शहर जाती हूँ, किसी ना किसी गिरजाघर से तुम्हारे लिए एक जोड़ा पादरी के लिबास का ले आऊँगी और ये भी पता करती हूँ कि यहाँ से पेरिस को गाड़ी किस वक्त रवाना होती है। दोपहर का खाना उन्होंने खानका में ही बैठकर खाया। उसके बाद मारिया ने माइकल को ताकीद की वो किसी हालत में भी खानका से बाहर न निकले और शहर की तरफ रवाना हो गई। ये शहर काफ़ी बड़ा था, लेकिन जंग ने उसकी रौनक छीन ली थी।
कारखाने बंद पड़े थे, सिर्फ वो कारखाने चल रहे थे जहाँ फौजी साजो सामान तैयार होता था। बाजारों में भी आधी से ज़्यादा दुकानें बंद पड़ी थीं। मारिया ने दूर से गिरजाघर देखा और वहाँ गई। गिरजाघर के पीछे रिहायशी क्वार्टर थे, यहाँ पादरी साहिबान रहते थे। मारिया एक क्वार्टर में दाखिल हो गई। एक खूंटी पर पादरी का लंबा चोगा लटका हुआ था। मारिया ने चोगा उठाकर अपने कंधे पर रखा और बाहर सड़क पर आ गई। यहाँ से वो एक रेल कार में सवार होकर सीधी रेलवे स्टेशन पहुंची। यहाँ से एक जगह उसने लिखा हुआ पढ़ा कि पेरिस जाने वाली गाड़ी आधी रात को 1 बजे छूटती है। वो वापस खानकाह में आ गई। वो एक होटल से रात का खाना भी उठाकर लेती आई थी। उसने माइकल को चोगा पहनाया और बताया कि पेरिस जाने वाली गाड़ी आधी रात को जाती है। ठीक है, हम आज रात ही यहाँ से कूच कर जाएंगे, लेकिन मेरे पास टिकट के लिए पैसे नहीं हैं। फिर क्या हुआ, मैं इसका बंदोबस्त कर दूंगी, तो मेरे साथ रहना। रात जब आधी गुजर गई तो मारिया माइकल को साथ लेकर खानकाह से निकली और रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। उन्हें सड़क पर ही एक रेल कार मिल गई। उस रेल कार ने दोनों को रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया। यहाँ पेरिस जाने वाली गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी थी। मारिया सीधी टिकट वाली खिड़की के अंदर गई। यहाँ उसने पेरिस जाने की एक फर्स्ट क्लास की टिकट ली और माइकल को साथ लेकर कंपार्टमेंट में आ गई। डिब्बे में एक जर्मन आला फौजी अफसर भी सफ़र कर रहा था। माइकल घबरा कर बाहर निकलने ही लगा था कि गाड़ी ने विसल दे दी और चल पड़ी। जर्मन अफसर ने माइकल को गौर से देखा और जर्मनी ज़ुबान में पूछा कि वो बाहर क्यों जा रहा है। अगर उसके पास फर्स्ट क्लास की टिकट है तो इसी डिब्बे में सफ़र कर सकता है। माइकल ने सर हिलाकर कहा, मैं फ्रांसीसी पादरी हूँ, जर्मन ज़ुबान नहीं जानता। जर्मन अफसर मुस्कुराया। कोई बात नहीं फादर, मैं तुमसे फ्रांसीसी में ही बात करूँगा, मैं थोड़ी थोड़ी फ्रांसीसी जानता हूँ। रेल चली जा रही थी। जर्मन फौजी माइकल से बातें कर रहा था और मारिया सामने वाली सीट पर बैठी बड़े गौर से उनकी बातें सुन रही थी। ये जर्मन फौजी कर्नल था और सिगार पी रहा था। वो जंग पर बातें करने लगा। उसने माइकल को बताया कि जर्मन फौजें शुमाली अफ्रीका में बहुत आगे निकल गई हैं और अब वो सारी दुनिया को फतह कर लेंगी। माइकल हूँ हाँ में जवाब देता रहा और बार बार अपने दाएं बाएं देखता रहा। शायद वो मारिया की मौजूदगी को महसूस करना चाहता था। जर्मन कर्नल कह रहा था, फ्रांस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। यहाँ वहाँ कहीं दहशत पसंद शरारतें कर रहे हैं, मगर हम उन्हें बहुत जल्द दबा लेंगे। फ्रांस के लोग हमारे साथ हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है फादर? माइकल ने गला साफ करते हुए कहा, जी हाँ, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। फ्रांस के लोग जर्मन फौज से प्यार करते हैं। रेल उड़ी चली जा रही थी। एक जगह गाड़ी थोड़ी देर को रुकी तो एक जर्मन सिपाही अंदर आ गया। उसने कर्नल को सलूट किया और एक पर्चा उसके हाथ में थमा दिया। कर्नल ने पर्चा पढ़ा तो उसकी भवें तन गई। उसने उंगली के इशारे से सिपाही को जाने के लिए कहा। सिपाही चला गया। माइकल परेशान हो गया। खुदा जाने इस पर्चे में क्या लिखा था, कहीं इसके फरार के बारे में नहीं लिखा हो। वो भी सोच ही रहा था कि गाड़ी फिर चल पड़ी। जर्मन कर्नल ने पर्चा एक तरफ रखकर थर्मस में से काफ़ी निकाल कर प्यालियों में उंडेली। फादर काफ़ी से शौक करेंगे? शुक्रिया। कर्नल ने काफ़ी की प्याली माइकल के आगे कर दी। माइकल खामोशी से काफ़ी की चुस्कियाँ लेने लगा। कर्नल ने कहा, अभी भी मुझे इतला मिली है कि एक कैदी किले से फरार हो गया है। उसे सुबह गोली से उड़ाया जाना था। वो ज़रूर इसी गाड़ी में सफ़र कर रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, हमारी पुलिस गाड़ी की तलाशी ले रही है। माइकल खौफजदा हो गया। काफ़ी का जायका और तलख महसूस होने लगा। कमबख्त जर्मन पुलिस भेड़ियों से कम नहीं होती। उन्होंने तलाशी ली तो माइकल के पास अपना कोई शनाख्ती कार्ड भी नहीं है। अब क्या होगा? माइकल मारिया से मशवरा लेना चाहता था, मगर कर्नल के होते वो ऐसा नहीं करेगा। माइकल के आगे सिगार का डब्बा पेश करते हुए जर्मन कर्नल ने कहा, सिगार से शौक करेंगे फादर? जी नहीं शुक्रिया, मैं तंबाकू नहीं पीता। कर्नल ने सिगार सुलगाकर कश लगाया और बोला, ये फ्रांसीसी कैदी बहुत ख़तरनाक है। कहते हैं उसने हमारा गोला बारूद का गोदाम उड़ाया था। वो बच कर नहीं जा सकता। ख्वाह वो किसी भी बेस में हो, हम उसे ज़रूर गिरफ्तार कर लेंगे। माइकल के माथे पर पसीना आ गया। कर्नल ने उसकी तरफ देखकर कहा, फादर आपकी तबीयत तो ठीक है? जी हाँ, मेरा मतलब है रात मुझे हल्का सा बुखार हो गया था। कर्नल ने मुस्कुराकर कहा, फ्रांस की सर्दी खतरनाक होती है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। क्या मैं आपको ब्रांडी का एक चम्मच दूं? जी नहीं कर्नल साहब शुक्रिया, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। गाड़ी बड़ी तेजी से खेतों और कस्बों को पीछे छोड़ती पेरिस की तरफ भागी जा रही थी। इतने में जर्मन कर्नल उठकर बाथरूम में चला गया। माइकल इस मौका के इंतजार में था और शायद मारिया भी यही मौका तलाश कर रही थी। उसने माइकल से सरगोशी में कहा, माइकल घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। माइकल ने आहिस्ते से कहा, लेकिन जर्मन पुलिस गाड़ी में सवार हो चुकी है, शायद वो इस डिब्बे में भी आए, फिर क्या होगा? मारिया ने कहा, तुम फिक्र न करो, इसका इंतजाम भी हो जाएगा। माइकल बोला, मारिया खुदा के लिए कुछ करो, जर्मन पुलिस किसी भी वक्त रेल के कॉरिडोर में से होकर इस डिब्बे में आ जाएगी और शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से मुझे गिरफ्तार कर ले जाएगी। मारिया ने कहा, तुम क्यों घबरा रहे हो? इस तरह बना बनाया कि काम बिगड़ जाएगा। पुलिस वालों को आने दो, उस वक्त देखा जाएगा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। इतने में गुसल खाने का दरवाज़ा खुला और जर्मन कर्नल बाहर आ गया। वो मुस्कुरा रहा था। फादर, जंग के दिनों में बड़े बड़े लतीफ़े हो जाते हैं। अभी मुझे एक अंग्रेज़ जंगी कैदी का ख्याल आ रहा था। उसे हमने कैद किया तो वो भाग गया। कम वक्त ने कहीं से पादरी का चोगा लेकर पहन लिया, मगर पकड़ा गया। शनाख्ती कार्ड जो उसके पास नहीं था। माइकल की जान हवा हो गई। ये कम वक्त तो सब कुछ जान गया था।
कर्नल ने अचानक माइकल के करीब आकर झुककर कहा, फादर गुस्ताखी माफ, क्या आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड है? माइकल एक बार तो लरस कर रह गया। जी जी, दरअसल मैं जल्दी में गाड़ी में सवार हो गया था और शनाख्ती कार्ड चर्च में ही भूल आया। जर्मन कर्नल ने एक जोरदार कहका लगाया। फिर मैं जेब में हाथ डालकर बड़े सुकून के साथ एक छोटा सा भयानक रिवाल्वर निकालकर उसकी नाली का रुख माइकल की तरफ करते हुए कहा, फादर तुम्हारा राज फाश हो चुका है। तुम्हें शायद खबर नहीं कि किले के कैद खाने में जर्मन अफसरों ने तुम्हारी तस्वीर उतार ली थी। अर्दली मुझे जो पर्चा दे गया था उसमें तुम्हारी तस्वीर भी लगी थी, ये देखो। जर्मन कर्नल ने बाएं हाथ से पर्चा माइकल के आगे कर दिया। वहाँ माइकल की छोटी सी तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर में वो कैदियों के लिबास में था और उसके सीने पर नंबर भी लिखा हुआ था। अब माइकल कुछ नहीं कर सकता था। अगर उसे कुछ सहारा दे सकता था तो सिर्फ मारिया का, कि शायद वो उसे इस मुसीबत में कोई मदद कर सके। जर्मन कर्नल गुस्से से बोला, सीट पर से उठकर फर्श पर बैठ जाओ। माइकल सीट पर से उठकर फर्श पर नीचे बैठ गया। कर्नल ने रस्सी निकालकर माइकल के दोनों बाजू पुश्त पर बांध दी और पिस्तौल अपने हाथ में लेकर बोला, अभी जर्मन पुलिस मेरे डिब्बे में आ रही है, तुम्हें उसके हवाले कर दिया जाएगा और मेरे हुक्म से तुम्हें आज ही शायद गोली मार दी जाए। तुम बड़े खतरनाक कैदी हो, तुमने हमारे कई एक सिपाहियों को हलाक किया। माइकल खामोश था। जर्मन कर्नल ने एकदम उसके सर पर जोर से मुक्का मारा। माइकल फर्श पर लुढ़क गया। वहशी जानवर, तुमने मेरे 4 बेहतरीन कमांडरों को गोलियों से छलनी कर दिया था। मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से गोली मारूंगा। गाड़ी शोर मचाती भागी चली जा रही थी। बाहर खेतों में शाम का हल्का फुल्का अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। मारिया करीब ही बैठी ये सारा खेल बड़े गौर से देख रही थी। वक्त गुजरा जा रहा था। उसको जो कुछ भी करना था अब कर देना चाहिए था, क्योंकि अगर जर्मन पुलिस एक बार डिब्बे में दाखिल हो गई तो फिर माइकल को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस किस्म के ख्याल मारिया के दिमाग में चक्कर लगा रहे थे। आखिर वो एक फैसला करके अपनी जगह से उठी। उसके उठने से उसका बाजू एक प्याले से टकरा गया और वो नीचे फर्श पर गिर पड़ा। जर्मन कर्नल ने चौंक कर उधर देखा और फिर माइकल की तरफ पिस्तौल का रुख कर दिया। वो यही समझा कि शायद गाड़ी के धचके से प्याला तबाही पर से नीचे गिर पड़ा है, लेकिन माइकल जानता था कि ये मारिया का काम है। उसका मतलब था कि मारिया उठ खड़ी हुई है और कहीं उसके आसपास ही है। मारिया हमला करने वाली थी। उसने जर्मन कर्नल के अकब में रखी हुई बड़ी थर्मस बोतल उठा ली। कर्नल की तरफ उसकी पीठ थी, मगर माइकल ने थर्मस बोतल को मेज़ पर से अचानक गायब होते देख लिया था। अब वो किसी हादसे का इंतजार कर रहा था। एकदम से थर्मस बोतल धाई की आवाज़ के साथ जर्मन कर्नल के सर पर पड़ी और वो मुर्गी की तरह गर्दन ढलकाकर एक तरफ को गिर पड़ा। मारिया ने कहा, जल्दी से इसे उठाकर गुसल खाने में ले जाओ, जल्दी करो माइकल, मगर मेरे हाथ तो खोलो। मारिया ने फौरन माइकल के हाथ खोल दिए और वह जर्मन कर्नल की लाश को घसीटकर गुसल खाने में ले गया। मारिया ने कहा, जितनी जल्दी हो सके माइकल, इस कर्नल की वर्दी उतार कर खुद पहन लो, जल्दी करो, वक्त कम है। जर्मन पुलिस आ गई तो मुसीबत हो जाएगी। माइकल ने जल्दी जल्दी जर्मन कर्नल की वर्दी उतार कर खुद पहन ली और गुसल खाने से बाहर आ गया। वो बिल्कुल जर्मन कर्नल ही लग रहा था। कहने लगा, इस लाश का क्या बनेगा? अगर जर्मन पुलिस में किसी ने गुसल खाने में से देख लिया तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मारिया ने कहा, तो फिर इसे उठाकर गाड़ी से नीचे फेंक दो। माइकल ने लाश को गुसल खाने में से घसीट कर बाहर निकाला। डिब्बे का पिछला दरवाज़ा खुला और लाश गाड़ी से बाहर खेतों में फेंक दी। फिर वो हाथ झाड़कर अपनी सीट पर बैठ गया और सिगार पीने लगा। मारिया ने कहा, तुम्हें जर्मन जुबान नहीं आती, इसलिए अगर पुलिस आ गई तो उससे बोलने की हरगिज़ कोशिश ना करना, बस इशारों से बात करना, बल्कि ये जाहिर करना कि तुम्हारे दांत में शदीद दर्द हो रहा है। ठीक है मारिया, बड़ा अच्छा ख्याल है, मैं ऐसा ही करूँगा। माइकल ने छोटा रुमाल निकाल कर अपने मुंह पर बांध दिया और सीट पर पाँव फैलाकर लेट गया। मारिया ने कहा, अभी हम खतरे से बाहर नहीं निकले। पेरिस पहुंचने में अभी रात सारी का सफ़र बाकी है। रास्ते में हो सकता है अभी कई मुकाम पर चेकिंग हो, इसलिए तुम्हें होशियार रहना होगा। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि तुम्हें जर्मन ज़ुबान नहीं आती। माइकल ने कहा, लेकिन मैं दांत के दर्द का बहाना बना लूँगा। मारिया बोली, ठीक है, मगर किसी ने तुम्हें यह कह दिया कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं हमें लिख कर बता दो तो क्या करोगे? माइकल कांप उठा। ये तो उसने सोचा ही नहीं था। बहरहाल जो होएगा देखा जाएगा। वो बातें कर रहे थे कि बाहर कॉरिडोर में खड़ा खड़ा की आवाज़ें आईं। जर्मन पुलिस आ गई थी। डिब्बे का दरवाज़ा खुला और 2 जर्मन सिपाही अंदर दाखिल हुए। उन्होंने एक जर्मन फौज के कर्नल को सीट पर आराम करते देखा तो फौरन सलूट किया। माइकल ने हाथ के इशारे से सलूट का जवाब दिया। जर्मन सिपाही ने अपनी ज़ुबान में कुछ कहा, जिसके जवाब में माइकल ने अपने मुंह की तरफ इशारा करके गूं की। सिपाही समझ गए कि कर्नल साहब के दांत में शदीद दर्द है। उनके जाते ही मारिया ने कहा, खुदा का शुक्र, एक मुसीबत तो टल गई, लेकिन अभी कई एक मुसीबतें बाकी हैं। हो सकता है पीछे जर्मन कर्नल की लाश लोगों को मिल जाए और इस गाड़ी को अगले स्टेशन पर घेरे में ले लिया जाए, क्योंकि जर्मन कर्नल के टिकट पर उस डिब्बे का नंबर लिखा होगा। माइकल बोला, खुदा के लिए मेरा हौसला पस्त ना करो। मारिया बोली, मैं तुम्हारा हौसला पस्त नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें मुसीबत का मुकाबला करने के लिए तैयार कर रही हूँ। तुम्हें हर वक्त चौकस रहने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें एक आध दुश्मन से तो बचा सकती हूँ, लेकिन फ़ौज के पूरे दस्ते से तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं पूरी तरह से चौकस हूँ, तुम फिक्र ना करो। मैं जर्मनों की कैद में जाने से खुद मर जाना पसंद करूँगा, नहीं मैं ये भी गवारा नहीं करूँगी।
मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी के पास सही सलामत वापस पहुंचाना चाहती हूँ। वो बातें करते रहे और गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ उड़ती चली गई। रात अब गहरी हो गई थी। इर्द गिर्द कस्बे गुजर रहे थे, मगर ब्लैकआउट की वजह से वहाँ बिल्कुल अंधेरा था और कोई इमारत या कारखाना दिखाई नहीं दे रहा था। छोटे से स्टेशन पर पहुंचकर गाड़ी रुक गई। मारिया ने कहा, खबरदार होकर बैठ जाओ। हो सकता है जिस जर्मन कर्नल की तुमने वर्दी पहन रखी है उसने किसी को इस जगह बुलवा रखा हो, और ये भी हो सकता है कि उसे इसी स्टेशन पर उतरना हो। माइकल परेशान हो गया। मारिया ठीक कह रही थी। वो चौकस होकर बैठ गया। प्लेटफार्म पर धीमी धीमी ढकी हुई रोशनियां हो रही थी। प्लेटफार्म पर फौजी इधर उधर चल फिर रहे थे। कुछ मुसाफिर वहां गाड़ी से उतर गए और कुछ नए मुसाफिर सवार हो गए। इतने में एक फौजी दस्ता मार्च करता हुआ आया और कर्नल के डिब्बे के बाहर आकर खड़ा हो गया। एक कप्तान ने आगे बढ़कर डिब्बे का दरवाजा खोला और अंदर आकर कर्नल माइकल को सलूट किया और जर्मन जुबान में कुछ कहा। माइकल को पसीना आ गया। उसने दांत की तरफ इशारा करते हुए ऊँ आ की और फिर गाल पर हाथ रखकर हाय हाय करने लगा। जर्मन कप्तान परेशान होकर आगे बढ़ा और कर्नल के दांत को देखने की कोशिश की। माइकल ने चीख कर उसे अपने हाथ के इशारे से परे किया। मारिया ने सुना वो कह रहा था, ऑफिसर, कर्नल ने इसी स्टेशन पर उतरना था। जर्मन कप्तान ने कहा, ठीक है, मगर कर्नल के दांत में बड़ा शदीद दर्द है, शायद वो आगे जाएगा। एक दूसरे फौजी ने कहा, मगर जनाब ये कैसे हो सकता है? कर्नल साहब को इसी शहर के हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करनी है, उनका ऑर्डर आया हुआ है। कल सुबह इन्होंने स्टाफ को खिताब करना है। इन्होंने खुद तार देकर कहा था कि वो रात की गाड़ी से आ रहे हैं। कप्तान बोला, तुम भी ठीक कह रहे हो, मगर मैं कर्नल की झिड़कियाँ नहीं खा सकता, वो तो किसी को करीब नहीं आने देता। इतने में इंजन ने विसल दी, गार्ड ने झंडी लहराई और गाड़ी छक छक करती प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गई। जर्मन फौजी वापस चले गए। उन्होंने जाते ही पीछे हेडक्वार्टर में फ़ोन किया कि कर्नल आगे निकल गया है और वो अपने स्टेशन पर नहीं उतरा। उधर से जवाब मिला, ये कैसे हो सकता है, उसे इसी जगह उतरना था। तुमने गौर से देखा क्या वो कर्नल ही था या कोई और था? कप्तान ने कहा, सर वो हमारा कर्नल ही था। उसने हमारी वर्दी पहन रखी थी और बड़ी बड़ी मूछें थी। दूसरी तरफ से कोई गुस्से में बोला, अरे अहमक, उसकी मूछें नहीं होनी चाहिए, हमारे कर्नल की मूछें नहीं हैं। सर तो फिर वो कौन था, ये तुम मालूम करो गधे। और फ़ोन बंद कर दिया गया। इतने में एक रेल कार वापस जा रही थी कि उसकी धीमी रोशनी में कर्नल की लाश मिल गई। फौरन एक तूफान मच गया। गाड़ी पेरिस से अभी 200 मील पीछे थी कि एक स्टेशन पर गाड़ी को जर्मन फौज ने घेरे में ले लिया। मारिया ने जल्दी से कहा, माइकल, भांडा फूट गया है, गाड़ी को जर्मनों ने घेर लिया है। वर्दी उतार कर फिर से पादरी का लिबास पहनकर कॉरिडोर से होकर दूसरे डिब्बे में चले जाओ, जल्दी करो। माइकल ने बड़ी तेज़ी से वर्दी उतार कर गुसल खाने में फेंकी और अपना पादरियों वाला चोगा पहनकर कॉरिडोर से होता हुआ दूसरे डिब्बे में जाकर एक कोने में बैठ गया और आंखें बंद करके आहिस्ता आहिस्ता तस्बीह फेरने लगा। जर्मन फौज गाड़ी में दाखिल हो गई। सिपाहियों ने डिब्बे में आकर एक एक की तलाशी ली। कर्नल की वर्दी गुसल खाने में पड़ी थी और कातिल गायब था। तमाम मुसाफिरों को गाड़ी में से उतार लिया गया और एक एक की तलाशी शुरू हो गई। माइकल भी दूसरे मुसाफिरों के साथ कतार में खड़ा हो गया। जर्मन फौजी राइफलें ताने मुसाफिरों के इर्द गिर्द खड़े थे। किसी को अपनी जगह से हिलने की इजाज़त नहीं थी। मारिया ज़रा फासले पर खड़ी सोच रही थी कि अगर कोई ख़तरा पैदा हुआ तो वो किस तरह से माइकल की मदद करेगी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जर्मन कप्तान एक एक मुसाफिर का शनाख्ती कार्ड देखता, उसकी तलाशी लेता और फिर उसे जाने की इजाज़त मिलती। मुसीबत यह थी कि माइकल के पास कोई शनाख्ती कार्ड नहीं था। आखिर माइकल की बारी भी आ गई। जर्मन कप्तान ने माइकल से पूछा, फादर, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड किधर है? माइकल ने अदब से झुककर कहा, मेरे बच्चे, मैं तो एक गरीब पादरी हूँ, मेरा शनाख्ती कार्ड देखकर क्या करोगे? जर्मन अफसर ने कहा, यह ज़रूरी है फादर। माइकल आएँ बाएँ शाएँ करने लगा तो जर्मन कप्तान ने गुर्रा कर कहा, अगर सीधी तरह से शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाओगे तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। माइकल ने कहा, मेरे बच्चे, मेरा शनाख्ती कार्ड है मगर जल्दी में घर पर रह गया, अगर तुम चाहो तो मैं घर जाकर दिखला सकता हूँ। जर्मन कप्तान ने इशारा किया, इसे गिरफ्तार कर लो। फौजी आगे बढ़े और उन्होंने माइकल के इंतजार के बावजूद उसे हथकड़ी लगा दी और अपने साथ लेकर रेलवे के क्वार्टर गार्ड में आ गए। मारिया भी उसके साथ साथ ही आ गई। थोड़ी देर बाद सुबह की रोशनी फैल गई। माइकल को हवालात में बंद कर दिया गया। एक मेजर ने आकर माइकल से पूछगिछ शुरू कर दी। माइकल थोड़ी देर तक तो जवाब देता रहा, मगर फिर जैसे उसकी हिम्मत जवाब दे गई। जर्मनों को शक हो गया कि यही असल में उनके कर्नल का कातिल है। जर्मन मेजर ने एक जोर से मुक्का माइकल की गर्दन पर मारा। माइकल स्टूल पर से नीचे फर्श पर गिर पड़ा। बदमाश, सच सच बताओ, तुमने किस जगह कर्नल को कत्ल किया था? तुमको किसने इस काम के लिए भेजा था? तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? माइकल ने कहा, मैं एक पादरी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। तुम झूठ बोलते हो, अभी तुम सब कुछ बता दोगे। मेजर ने इशारा किया। एक सिपाही ने माइकल को रस्सियों से जकड़ दिया और उसके बाजुओं को शिकंजे में कसना शुरू कर दिया। माइकल की चीख निकल गई। मारिया उसकी मदद करने के लिए बेताब थी, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। वो दूसरे कमरे में चली गई। यहाँ कुछ फौजी मेज़ों पर बैठे काम कर रहे थे। सामने अलमारी में जिसमें असलहा पड़ा था, उस जगह एक खाने में दस्ती बम रखे हुए थे। मारिया ने चुपके से अलमारी का पट खोला और 2 दस्ती बम निकालकर जेब में डाल लिए। इत्तेफाक से किसी जर्मन सिपाही ने अलमारी को खुलते हुए न देखा
और कोई देख भी लेता तो मारिया का क्या बिगाड़ सकता था। वो बम लेकर दरवाजे से बाहर आ गई। उसने पिन निकाली और बड़े आराम से दस्ती बमों को जर्मनों की मेजों के नीचे लुढ़का दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और मेजें जर्मन सिपाहियों को लेकर छत की तरफ उठी और उन सब के परखचे उड़ गए। साथ वाले कमरे से सिपाही भागकर इधर आए, वहां धुआं ही धुआं था। मारिया जल्दी से हालात में आ गई। माइकल अभी तक रस्सियों से बंधा हुआ था। मारिया ने उसे खोल दिया। यहाँ से भाग चलो। किसी ने माइकल पर गोली चला दी। माइकल जमीन पर बैठ गया। मारिया ने देखा सामने बरामदे में 2 जर्मन सिपाही बंदूकें ताने उसकी तरफ फायरिंग करते चले आ रहे थे। वो जोर जोर से शोर भी मचा रहे थे। मारिया ने दस्ती बम का पिन निकाला और उसे जर्मनों पर फेंक दिया। धमाका हुआ और दोनों सिपाहियों के परखचे उड़ गए। मारिया ने माइकल को उठाते हुए कहा, निकल भागो, इधर दरिया की तरफ। माइकल ने अंधाधुंध खेतों और झाड़ियों में भागना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाकर वो एक जंगल में दाखिल हो गया। स्टेशन पर एक तूफान मचा था। जर्मन अपने कुत्तों को लेकर माइकल की तलाश में फिर बाहर निकल आए थे। मारिया माइकल को लेकर दरिया किनारे पहुंचकर रुक गई। दरिया को किस तरह पार करोगे? जर्मन कुत्तों को लेकर चले आ रहे हैं, उनसे बचना बड़ा मुश्किल होगा। जरूरी है कि हम दरिया पार कर जाएं। माइकल ने कहा, मैं दरिया तैर कर पार कर सकता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, तुम दरिया में छलांग लगा दो और तैर कर पार कर जाओ। दूसरे किनारे पर किसी जगह रुककर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें तलाश कर लूंगी। माइकल ने दरिया में छलांग लगा दी। उधर कुत्तों की आवाज़ें करीब तरह होती जा रही थी। मारिया एक दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ गई। कुत्तों को मारिया के जिस्म की बू आ रही थी। वो दरख्त के नीचे आकर मुंह पर उठाकर भौंकने लगे। ये बड़ी अजीब हालत थी। अगर जर्मन सिपाही फायरिंग खोल देते तो मारिया यकीनन हलाक हो जाती, लेकिन जर्मनों को दरख्त में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसके बावजूद कुत्ते बराबर दरख्त की तरफ मुंह उठाए भौंके चले जा रहे थे। वो भी सच्चे थे। उन्हें मारिया की बू आ रही थी। जर्मनों ने जब देखा कि कुत्ते ख्वामख्वाह भौंके जा रहे हैं तो उन्होंने कुत्तों को बुरा भला कहा और वापस ले गए। अचानक एक सिपाही ने दरिया की तरफ इशारा किया। दरिया के बीच में माइकल तैरता हुआ दूसरे किनारे पर जा रहा था। सिपाही जमीन पर बैठ गए और उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उधर से एक कश्ती गुजरी। मारिया चुपके से उस पर सवार हो गई। रास्ते में जर्मन भी उस कश्ती में सवार हो गए। अब चारों जर्मन सिपाही कुत्तों को लेकर दरिया किनारे उतर पड़े। कुत्ते इसलिए खामोश थे कि मारिया ने अपने जिस्म को दरिया के पानी से गीला कर लिया था, जिसकी वजह से उसके जिस्म की बू कुत्तों तक नहीं पहुंच रही थी। मारिया होते होते उस जर्मन सिपाही के करीब आ गई जिसके थैले में दस्ती बम रखे थे। ये जर्मन सिपाही एक कुत्ते की जंजीर थामे उसे आगे घसीट रहा था। मारिया ने करीब जाकर उसे धक्का दिया, वो गिरा। गिरते गिरते मारिया ने उसके थैले में से 2 दस्ती बम निकाल लिए। अब मारिया को ज्यादा फिक्र नहीं थी। उसे यकीन हो गया था कि वो अब माइकल को खतरे से निकाल कर ले जाएगी। माइकल ने भी खतरे को अपने करीब आते महसूस कर लिया। वो भागते भागते थक गया था। एक जगह मिट्टी का छोटा सा टीला आ गया। यहाँ झाड़ियाँ बेशुमार थीं और एक छोटा सा गार टीले के अंदर जा रहा था। माइकल उस गार में घुस गया। उसने अपने आप को झाड़ियों में छुपा लिया। असल में भागते भागते बहुत थक गया था। उसने अपने आप को हालात के हवाले कर दिया। उसे ये भी ख्याल था कि मारिया यकीनन साथ साथ होगी और उसकी ज़रूर मदद करेगी। जर्मन टीले के पास आकर रुक गए। मारिया ज़रा पीछे थी। कुत्तों ने माइकल की बू सूंघ ली थी और वो गार की तरफ जा रहे थे। जर्मन सिपाहियों ने गार के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। माइकल एक तरफ छुप गया। सिपाहियों ने गोलियों का मींह बरसा दिया। मारिया अब करीब आ गई थी। उसने महसूस कर लिया कि माइकल उसी टीले के अंदर किसी जगह छुपा हुआ है। उसने दस्ती बम निकाल कर मार दिया। एक ज़बरदस्त धमाका हुआ, धुआं उठा। जब धुआं छटा तो 3 जर्मन सिपाही खून में लथपथ तड़प रहे थे। चौथा सिपाही ज़मीन पर से उठ रहा था। उसने उठकर राइफल थामी और माइकल को गार से बाहर आते देखकर गोली चला दी। गोली माइकल के सर के ऊपर से गुजर गई। वो नीचे बैठ गया। उसने पहलू बचाकर सिपाही पर छलांग लगा दी। वो सीधा जर्मन सिपाही के ऊपर आकर गिरा। दोनों गुथम गुथा हो गए, लेकिन माइकल ने जर्मन सिपाही पर काबू पा लिया और गोली दाग दी। ये सिपाही भी खत्म हो गया। मारिया ने कहा, तुम्हें किसने गार से बाहर निकलने को कहा था? अगर तुम्हें गोली लग जाती तो क्या होता? माइकल ने कहा, मैं तो ये समझ रहा था कि दस्ती बम के धमाके से सारे खत्म हो गए होंगे। क्या ये दस्ती बम तुमने मारा था? मारिया बोली, और किसने मारा था? अब जल्दी से उठो और यहाँ से भागो। जर्मन सिपाहियों के कुत्ते भी मर चुके थे। माइकल और मारिया ने जंगल में चलना शुरू कर दिया। मारिया ने माइकल से पूछा, तुम इस इलाके को जानते हो? हम किधर जा रहे हैं? माइकल बोला, मैं इन सारे इलाकों से वाकिफ हूँ। यहाँ से पेरिस 200 मील के फासले पर है, लेकिन इस जंगल के पार एक नहर आएगी। नहर के पार एक गांव है। उस गांव से एक पक्की सड़क सीधी पेरिस को जाती है। मारिया ने कहा, हम रेल में सफ़र नहीं कर सकते। क्या इस गांव से हमें कोई जीप या ट्रक मिल जाएगा? माइकल ने कहा, कोशिश करूंगा कि वहाँ से कोई ट्रक वगैरह मिल जाए। रेल में सफ़र करना ख़तरनाक हो सकता है। दोनों जंगल में से गुजरते आखिर उस नहर पर पहुँच गए। नहर पर एक पुल बना हुआ था। पुल अबूर करने के बाद सामने एक गाँव था, छोटा सा गाँव था, जिसकी सुर्ख छतों पर सुबह की धूप चमक रही थी। मारिया और माइकल गाँव पहुँच गए। उस गाँव में एक फौजी चौकी भी थी। मारिया ने कहा, हो सकता है जर्मनों ने इस चौकी को तुम्हारे बारे में खबरदार कर दिया हो। मेरा ख्याल है कि तुम बैठो, मैं जाकर मालूम करती हूँ कि वहाँ से हमें कोई जीप या ट्रक मिल सकता है। ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। माइकल 1 घंटे सेब के दरख्त के नीचे बैठ गया। वो ज़मीन पर पड़े हुए सेब उठाकर खाने लगा। मारिया गाँव में आ गई।
गांव पर भी जंग के बादल छा रहे थे। लोग खौफजदा थे। मारिया ने देखा कि फौजी चौकी पर जर्मन सिपाही खड़े पहरा दे रहे थे। 2 ट्रक और एक जीप सड़क किनारे खड़ी थी। मारिया ने सोचा कि अगर वो दोनों ट्रकों के टायर पंक्चर कर दे और खुद जीप लेकर भाग निकले तो वो यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। मारिया ने करीब जाकर देखा, चौकी के अंदर 6-7 जर्मन सिपाही बैठे थे। बाहर 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। मारिया के पास एक दस्ती बम अभी मौजूद था, मगर वो उसे ख्वामख्वाह इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। उसने महसूस किया कि जर्मन सिपाही किसी भी तरह चौकी से बाहर नहीं जाएंगे। वो ट्रकों के पास आ गई। उसने जेब से चाकू निकालकर एक ट्रक के पिछले पहिए में मार दिया। धमाका हुआ और ट्रक के दोनों पहिए फट गए। जर्मन सिपाही भागते हुए आए। इस अरसे में मारिया ने दूसरे ट्रक के पहिए फाड़ डाले। सिपाही परेशान होकर इधर उधर भागने लगे। किसी ने गोली चलाई है, पकड़ो उसे। सिपाही चारों तरफ बिखरे और गोलियां चलाने लगे। मारिया जमीन पर बैठ गई। उसे डर था कि कहीं कोई गोली उसे न लग जाए। गोलियां उसके सर के ऊपर से गुजर रही थी। अब जर्मन सिपाहियों को यकीन हो गया कि वहां उनके सिवाय और कोई नहीं, तो गोलियां चलना रुक गईं। मारिया पीछे को भागी। माइकल सेब के दरख्त के नीचे बैठा उसका इंतजार कर रहा था। मारिया ने जाकर उसे कहा, मैंने दोनों ट्रकों के पहिए फाड़ दिए हैं। अब सिर्फ वहाँ एक जीप बाकी रह गई है। हमारा काम यह होगा किसी तरह उस जीप को हासिल करने की कोशिश करें। माइकल ने कहा, लेकिन मारिया बहन, हम किस तरह उन सिपाहियों के होते हुए जीप पर कब्जा कर सकते हैं? क्या वो हम पर गोली नहीं चला देंगे? अगर तुम इसी तरह सोचते रहे तो यहाँ से कभी न निकल सकोगे। चलो मेरे साथ और जीप हासिल करने की कोशिश करो। जर्मन चौकी के पास सारे सिपाही जमा थे और ट्रकों के पहिए बदलने की कोशिश कर रहे थे। मारिया ने माइकल से कहा, तुम इसी जगह रुक जाओ, मामला ख़राब हो जाने का खतरा है। मैं एक बार फिर जाकर हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश करती हूँ। मारिया एक बार फिर ट्रकों के पास चली गई। सिपाहियों ने बड़ी तेज़ी से एक ट्रक का पहिया बदल दिया था। मारिया परेशान हो गई। ये कमबख्त तो यहाँ से कभी फरार नहीं होने देंगे। उसने चौकी के अंदर जाकर देखा कि वहाँ कोई नहीं था। सारे सिपाही बाहर ट्रकों के पास खड़े थे। मारिया ने देखा कि सामने दीवार के साथ राइफलें और स्टेन गनें रखी थी। उसने स्टेन गन उठा ली, उसका रुख बाहर की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। तड़ातड़ की आवाज़ों के साथ गोलियां चलने लगी। 3 सिपाही ज़मीन पर गिर पड़े। मारिया जल्दी से चौकी से निकलकर ट्रकों की दूसरी जानिब चली गई। जर्मन सिपाही लपक कर चौकी की जानिब आए। उनका ख्याल था कि कोई तखरीबकार चौकी के अंदर छुपा हुआ है और उन पर गोलियां बरसा रहा है। इस अरसे में मारिया ट्रकों के पास आकर छुप गई। जर्मन ट्रकों की तरफ भागे। मारिया ने उन पर गोलियों का मींह बरसा दिया। सिपाही चौक के अंदर छुप गए। मारिया ने माइकल को आवाज़ दी, माइकल जल्दी से भाग कर आओ। माइकल झाड़ियों में से निकलकर जीप की तरफ भागा। वो झुक कर भागा आ रहा था। वो आते ही जीप में सवार हो गया। मारिया भी उसके साथ ही सवार हो गई। माइकल ने जीप स्टार्ट कर दी। जीप को स्टार्ट होते देखकर जर्मन सिपाहियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, मगर थोड़ी देर बाद माइकल की जीप चौकी से बहुत दूर निकल चुकी थी। शाम तक जीप सड़क पर भागती रही। अंधेरा हुआ तो उन्होंने एक जीप एक गांव के बाहर खड़ी कर दी। मारिया ने वहां जाकर कुछ खाने पीने की चीज़ें ली और वापस आकर उन्होंने खाना खाया। इस गाँव में जर्मन सिपाहियों की कोई चौकी नहीं थी। खाना खाने के बाद माइकल ने देखा कि जीप में अभी काफ़ी पेट्रोल भरा हुआ था। माइकल ने जीप स्टार्ट कर दी और उनका पेरिस की तरफ का सफ़र शुरू हो गया। सारी रात वो सफ़र करते रहे। मारिया जीप की पिछली सीट पर सो गई थी। पिछले पहर वो एक शहर के बाहर आ गए। यहाँ माइकल ने 2 घंटे सोकर आराम किया। मारिया ने कहा, यह शहर बहुत बड़ा है, ज़रूर इस शहर के बाहर चौकी होगी जहाँ हमारी जीप पकड़ी जा सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि हम इसी जगह जीप को छोड़ दें और यहाँ से किसी दूसरी सवारी में पेरिस की तरफ कूच करें। यहाँ से पेरिस कितनी दूर होगा? माइकल ने कहा कि यहाँ से पेरिस सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है। तुम्हारा ख्याल ठीक है, हमें जीप इसी जगह छोड़नी होगी। लेकिन मैं अगर तुम्हारे साथ गया तो हो सकता है चेकिंग पोस्ट पर लोग मुझे पहचान लें, इसलिए मैं इसी जगह रुक जाता हूँ। मारिया ने कहा, अगर मैं कोई दूसरी सवारी ले भी आई तो चेकिंग तो फिर भी होगी। क्या कोई दूसरा रास्ता इस शहर में दाखिल होने का नहीं? या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस शहर में गुजरे बगैर आगे निकल जाएं? माइकल कहने लगा, दूसरा रास्ता उन पहाड़ों के ऊपर से है जो बहुत मुश्किल और दुश्वार गुजार है। मारिया कहने लगी, सिर्फ एक तरकीब हो सकती है कि तुम औरतों का लिबास पहन लो और चेकिंग पोस्ट से गुजर जाओ। ये क्यों कर हो सकता है? औरतों का लिबास कहाँ से आएगा? इसका बंदोबस्त मैं कर दूंगी। मारिया एक गांव में चली गई। गांव के बाहर देहाती औरतों ने अपने कपड़े सूखने को डाल रखे थे। मारिया ने एक जोड़ा जनाना कपड़ों का उठाया और वापस माइकल के पास आकर कहा, ये लो, अब जल्दी से माइकल से एक देहाती औरत बन जाओ। पहले तो माइकल शर्माने लगा, लेकिन जब मारिया ने उसे डांटा और कहा, इस तरह शर्माओगे तो सारी ज़िंदगी अपनी बीवी को हासिल न कर सकोगे, जल्दी से अपने कपड़े तब्दील कर लो। माइकल कपड़े लेकर दूसरी जानिब झाड़ियों में चला गया। जब वह वापस आया तो एक गरीब देहाती औरत के लिबास में बिल्कुल गांव की कोई अलग दोशीज़ा लग रहा था। मारिया ने कहा, अपने चेहरे पर ज़रा थकन तारी कर लो, हाथ में छड़ी और सर पर मटका दूध का होना चाहिए ताकि तुम बिल्कुल एक गवालन लगो। खैर चलो, इस तरह से भी तुम गुजर सकती हो। माइकल ने कहा, अगर मैं सर पर घास का गट्ठा रख लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, ये ख्याल बहुत अच्छा है। माइकल और मारिया ने मिलकर इधर उधर से घास काट कर उसका एक गट्ठा बनाया। उसे माइकल ने अपने सर पर उठाया और शहर की पहली और ख़तरनाक चेकिंग पोस्ट की तरफ रवाना हो गया।
मारिया भी उसके साथ साथ थी। थोड़ी देर बाद सामने चौकी आ गई। यहाँ सड़क के बीच में एक बांस का डंडा गिरा हुआ था। जर्मन सिपाही हर किसी की पड़ताल करके उसे आगे जाने की इजाज़त दे रहे थे। माइकल बिल्कुल एक देहाती औरत लग रहा था। वो सर पर गड्ढा उठाए आगे चला जा रहा था। वो जर्मन सिपाहियों के बिल्कुल करीब से होकर गुजरने लगा तो एक जर्मन सिपाही ने उसे रोककर कहा, अरे गोरी, हमारे लिए कल मक्खन और मुर्गी लेकर आना। माइकल औरत की तरह शर्मा गया और ज़रा सा मुस्कुराकर फ्रांसीसी में बोला, चल बेशरीर, और मटक मटक कर चलता आगे निकल गया। मारिया बहुत हंसी। जब वो चौकी से काफ़ी दूर निकल आए तो मारिया ने कहा, अरे गोरी, हमारे लिए भी मक्खन लाओगी? माइकल ने कमर मटका कर कहा, चल शरीर कहेंगी। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। एक दो आदमियों ने माइकल की तरफ चौंक कर देखा कि ये अकेली औरत क्यों हंस रही है। शहर के एक वीरान इलाके में जाकर माइकल ने कहा, बहन मारिया, अगर हम यहाँ से रेल पकड़ लें तो मेरा ख्याल है कि अब हमें कोई नहीं पहचान सकेगा और हम बड़ी आसानी से पेरिस पहुँच जाएंगे। ख्याल तो अच्छा है, चलो स्टेशन की तरफ चलते हैं। और वो दोनों स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।